स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो 9th क्लास का हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट किया पिछले वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं क्लास 10 हिस्ट्री। तो क्लास 10 हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज पढ़े थे पहले, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद क्या होता है? हम लोगों को राष्ट्रवाद से रिलेटेड चीजें फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 में पढ़ना है। हमारा चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? तो क्या होता है कि जब किसी भी देश में दूसरे देश का उपनिवेश होता है, यानी कि कोई भी देश दूसरे देश का औपनिवेशिक होता है, तो उसमें से है कि कुछ लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं, सभी तो बेवकूफ नहीं होते हैं। तो वही पढ़े लिखे लोग जो हैं सो धीरे धीरे क्या करते हैं, विरोध शुरू करते हैं। कुछ नए युवा होते हैं जो कि गलत का विरोध करना शुरू करते हैं। कुछ नए छात्र होते हैं, वे किसी भी प्रकार का विरोध करने से नहीं डरते हैं। तो ऐसा ही होता है कहाँ पे? यूरोप में। तो यही राष्ट्रवाद का जो उदय होता है, उससे फिर फ्रांस का गठन होता है। फ्रांस एक अलग राज्य बनता है। फ्रांस एक अलग राज्य बनता है। तो हम लोग पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। निरंकुशवाद। निरंकुशवाद क्या है? यानी कि ऐसी सरकार, ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर सरकार का किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो, यानी कि उस सत्ता का जो मालिक है उसका किसी प्रकार का सत्ता पे नियंत्रण नहीं हो, उससे हम निरंकुशवाद कहते हैं। दूसरा है कल्पनादर्शी, यानी कि यूटोपिया। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं यूटोपिया, कल्पनादर्शी। तो यूटोपिया क्या चीज होता है? तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई क्लास 10 का स्टूडेंट है, उसने इमेजिन कर लिया कि विदाउट पढ़े, बिना पढ़े हम आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे। तो क्या हुआ? यूटोपिया हुआ। यानी कि ऐसी कल्पना, ऐसी आदर्श कल्पना जो कि कभी साकार नहीं हो सकता है। तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है, इतना ज्यादा आइडियल है कि उसका साकार होना लगभग क्या है? असंभव है। इसे हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया, यानी कि कल्पनादर्शी। अगला हमारा पॉइंट शुरू होता है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो इसमें है कि यूरोप में 1789 में हम लोगों ने देखा क्रांति के जरिए राष्ट्रवाद का निर्माण शुरू होता है। उसमें सबसे बड़ी जो क्रांति का फलस्वरूप जो रिजल्ट आता है वो फ्रांस का एक नए राज्य के रूप में गठन होना। तो जब राज्य का गठन होता है 1789 ईस्वी में फ्रांस में, तो वहां पे भी निरंकुश राजा का शासन हो जाता है। तो लोगों ने क्या किया कि क्रांति की घोषणा कर देती है कि जैसे अब जो शासन व्यवस्था है वो वहां की जनता तय करेगी, यानी कि फ्रांस का जो शासन है वो जनता तय करेगी। जब जनता को पसंद नहीं आती है सरकार की शासन व्यवस्था, तो क्या होता है? तख्ता पलट होता है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि सक्रिय नागरिकों के समूह। हमने आगे आपको बताया कि राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है, जब कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ नए युवा, नए छात्र जुड़ जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं, तो राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है। हमारा पहला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा स्टेट जनरल का गठन किया गया। कहाँ पे? फ्रांस में स्टेटस जनरल का गठन किया गया। नई स्तुति रची गई, शहीदों का गुणगान किया गया, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, एक नए झंडे का गठन किया गया, यानी कि राज्य का अपना झंडा बनाया गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। तो अगला हमारा पॉइंट है कि फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप के लोगों को यह बताया कि निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाएगा। जब यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई, जब फ्रांस में क्रांति की शुरुआत हुई, तो फ्रांस के लोगों ने पूरे यूरोप के लोगों को बताया कि कैसे वे लोग, यानी कि निरंकुश शासन से, निरंकुश राजा से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। ये उम्मीद लोगों को दिया कि निरंकुश राजा से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहर में पहुंची, तो विद्यार्थी तथा शिक्षित और मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। तो क्या होता है कि जब जैकोबिन क्लब की स्थापना की जाती है,
तो धीरे धीरे वहां से राष्ट्रवाद का निर्माण होता है, राष्ट्रवाद पूरे यूरोप में अग्रसर होता है। आगे अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि जब 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड तथा इटली के इलाके में जब राष्ट्रवाद पहुंचा तो क्या होता है कि जो क्रांतिकारी सैनिक रहते हैं, जितने भी सैनिक रहते हैं, वे क्या करते हैं, राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में भी प्रचार करने लगते हैं, विदेशों में वे ले जाने लगते हैं। हमारा तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आंसर ट्रेनर के अनुसार राष्ट्र क्या है। तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रांस के दार्शनिक थे। तो इन्होंने सेवान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया 1882 ईस्वी में, 1882 में एक व्याख्यान दिया कि जो राष्ट्र है उसकी अपनी परिभाषा होती है। राष्ट्र का एक सामाजिक, राष्ट्र क्या होता है, एक सामाजिक पूंजी होता है जहाँ पे समाज के सभी लोग मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण करें। यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने लोकतंत्र की सिफारिश की तथा लोकतंत्र को सही बताया। राष्ट्र का अपना एक अस्तित्व होता है, इन्होंने यही बताया। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जनमत संग्रह क्या है। तो जनमत संग्रह में क्या होता है कि जैसे कोई एक समूह, ऐसा समूह जहाँ पे लोगों से यह पूछ लिया जाए, जैसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए या फिर डायरेक्ट प्रत्यक्ष मतदान हम लोग बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राज्य की किसी सरकार का गठन, किस सरकार का गठन, जो कि जनमत संग्रह के द्वारा किया जाता है। तो ये जनमत संग्रह, यानी कि जनमत संग्रह को हम लोग बोल सकते हैं, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जो लोगों के विचारों के द्वारा बनाया जाता है, सरकार का गठन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कल देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब करना हमारा चैनल ना भूलें, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।